फ्रेंड्स, अदर सोर्सेज में गिफ्ट का कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। आप बोलोगे सर यहाँ गिफ्ट वर्ड यूज तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो बोला है ना, कोई भी मनी और प्रॉपर्टी मिला है कंसीडरेशन के बिना मिला है। मेरे पास मेरी लैंड पड़ी थी विदाउट कंसीडरेशन, मैंने आपको दे दी। विदाउट कंसीडरेशन फ्री में दे दिया। बिस्किट पड़ा था बायोलॉजी का नहीं गोल्ड का, वो मैंने आपने फ्री में दे दिया। विदाउट कंसीडरेशन फ्री में दिया, आपके लिए गिफ्ट है। और फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन 6 लाख का जो बिस्किट था वो मैंने आपको 50,000 में दिया। मेरी 1 करोड़ की जो लैंड थी वो मैंने आपको 30 लाख में दी। तो वो क्या हुआ? विदाउट इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन फ्री ऑफ, विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन यानी कम प्राइस। कम प्राइस से आपने उसको दिया है। लेट मी सी। तो ऐसी सिचुएशन में रिसिपिएंट के हाथ में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। यह प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे? विदाउट कंसीडरेशन कुछ मिला है, विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन कुछ आपको मिला है, तो ये सम ऑफ मनी ब्रिंग टू टैक्स अंडर सेक्शन 56(2)(10) अदर सोर्सेज में टैक्सेबल माना जाएगा। अदर सोर्सेज में टैक्सेबल माना जाएगा। सबसे पहले 2 वर्ड यूज किया था, मनी और प्रॉपर्टी। सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसीडरेशन if aggregate during the year exceed 50,000 and taxable in the recipient। देखो विदाउट कंसीडरेशन मिला है, टोटल मिला है 50,000 से ज्यादा मिला है, तो होल अमाउंट एग्रीगेट वैल्यू इज चार्जेबल टू टैक्स। एक्स का फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी था, उस पार्टी में उसको सबसे कैश गिफ्ट मिला, उसका वैल्यू 51,000 हो गया, तो 51,000 फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। रक्षित का बर्थडे था, बर्थडे पार्टी रखी, सभी फ्रेंड ने डिसाइड किया कैश गिफ्ट ही देना है, कैश गिफ्ट दिया, और कैश गिफ्ट की वैल्यू हो गया 60,000। फुल अमाउंट इज टैक्सेबल, एग्रीगेट वैल्यू इज टैक्सेबल। देखो मैंने ऐसा नहीं बोला रक्षित का मैरिज था, क्योंकि मैरिज एक्सेप्शन में आता है, वो आगे हम देखेंगे। यहाँ तो इतना बोला है ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीव्ड बाय वे ऑफ द गिफ्ट विदाउट कंसीडरेशन कुछ मिला है, तो एक्सेस नहीं 51,000 मिला तो ऊपर का 1,000 टैक्सेबल, ऐसा नहीं, पूरा 51,000 टैक्सेबल। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? फर्स्ट ऑफ ऑल इमूवेबल में क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग और both. If immovable property is received without consideration, immovable property आपको मिला है कंसीडरेशन के बिना मिला है, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 50,000 से ज्यादा है। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिंगल ट्रांजेक्शन है, कहीं भी एग्रीगेट वर्ड यूज नहीं किया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में विलेज का एक लैंड पड़ा था जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 52,000 था, वो आपको मिला है, फ्री में मिला है, फुल 52,000 टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज। विदाउट कंसीडरेशन का सिंगल ट्रांजेक्शन देखना है, विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है तो 60,000 वाली आपकी प्रॉपर्टी आपको 45,000 में दिया है, तो क्या हुआ? विथ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, जहां के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कंसीडरेशन कम है, तो डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी एंड कंसीडरेशन वो किससे हायर होना चाहिए? 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन दोनों से हायर है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसीडरेशन डिफरेंस विल बी चार्जेबल इन अदर सोर्सेज। 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी आपने 95 लाख में दिया है,
यहाँ वर्ड एंड है तो 50,000 से डिफरेंस बढ़ गया, लेकिन 10% से नहीं बढ़ा। यहाँ पे वर्ड एंड यूज किया है। 1 करोड़ से प्रॉपर्टी आपने 90 लाख से कम में किसी को दिया है तो डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी एंड सेल कंसीडरेशन, दैट विल बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज। दोनों देखना है, डिफरेंस 50,000 से भी बढ़ना चाहिए एंड 10% से भी बढ़ना चाहिए। यहाँ 60,000 वाला 50 में दिया, डिफरेंस 10,000 हुआ, 10% से बढ़ गया एंड 50,000 से डिफरेंस नहीं बढ़ा है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं है। फिर भी बोल रहा हूं, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इनएडिक्वेट कंसीडरेशन कम प्राइस में आपने जमीन मकान दिया है तो लेने वाले के हाथ में 10% और 50,000 वो दोनों से डिफरेंस बढ़ रहा है तो टोटल डिफरेंस विल बी चार्जेबल इन अदर सोर्सेज। लेकिन याद रखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहीं भी एग्रीगेट वर्ड यूज नहीं किया है। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसमें रेसिडेंशियल यूनिट है तो ये डिफरेंस 10% एंड 50,000 की जगह पे आपका डिफरेंस हो जाएगा 20% एंड 50,000। 1 करोड़ का रेसिडेंशियल यूनिट 80 लाख तक दिया है तो गिफ्ट नहीं होगा। 80 लाख की जगह 79 लाख में दिया है तो 21 लाख गिफ्ट हो जाएगा। 50,000 भी देखो एंड अदर प्रॉपर्टी में 10% एंड रेसिडेंशियल में 20%, लेकिन वो कौन से ईयर में अप्लाई है? अभी आपने 22-23 में आपके ईयर में आपके प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया है तो 10% ही देखना है। ये तो पुराना प्रोविजन है, आपके एग्जाम में तो AY 23-24 आएगा, ये तो 21-22 के लिए है। रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर कब क्या होना चाहिए? 12/11/20 से लेके 30 जून 21 तक। तो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 तक इस प्रोविजन का इंपॉर्टेंट है। अभी 23-24 में तो आपको 10% याद रखोगे तो भी चलेगा। तो पीरियड है, अमाउंट 2 करोड़ से कम होना चाहिए, फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ होना चाहिए, तो ये आप 10 की जगह 20% ले सकते हैं। रेसिडेंशियल में बहुत लंबा है, जहाँ रहने का है, खाने का है, सैनिटरी है, ये सब फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है, आउटडोर है, इंडोर, वॉटएवर ... ये सब जो अवेलेबल है तो उसको हम रेसिडेंशियल यूनिट बोलते हैं। जाने दो, हमें तो 10% और 50,000 ही याद रखना है। लेट मी सी नेक्स्ट। अभी देखो 15 अप्रैल को गुजरात में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन चेंज होने वाला है। ऐसा कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट डेट एंड रजिस्ट्री ऑफ द डीड, उस दोनों के बीच में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन चेंज हो जाता है। एट द टाइम कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन देखोगे? जब रजिस्ट्रेशन करवाए तब का देखोगे कि एग्रीमेंट किया तब का देखोगे? अरे फ्रेंड्स, एग्रीमेंट करवाया तब का देख सकते हो। कब देख सकते हो? आपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया है और उसमें जो कंसीडरेशन दिया है ना, वो थ्रू द बैंकिंग फैसिलिटी दिया हुआ है। तो इसीलिए जहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एग्रीमेंट डेट का एंड रजिस्ट्रेशन डेट का अलग अलग है, तो उस दोनों के बीच में गैप है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कब का लेना है? एग्रीमेंट का लेना है, रजिस्ट्रेशन का नहीं। लेकिन एग्रीमेंट डेट फिक्स करने के टाइम आपको देखना है कि पार्ट ऑफ कंसीडरेशन और होल कंसीडरेशन बैंकिंग फैसिलिटी से, बैंकिंग फैसिलिटी यानी अकाउंट पे चेक है, ड्राफ्ट है, ECS है, वो नीचे दिए गए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, IMPS है, UPI है, RTGS है, भीम एप्लीकेशन है, आधार पे है, वो सब चलेगा। अदर देन केस, वो बोल दो ना, बात खत्म हो जाए। केस से क्या है? केस से बैलेंस चेक से, यानी केस ही हो जाएगा, आपके हाथ में केस ही आएगी। केस से कुछ पेमेंट किया है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं देखना है। बैंकिंग फैसिलिटी से पेमेंट हुआ है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का ही आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन देखना है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एंड कंसीडरेशन डिफर हो रहा है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप क्लियरली लिख के दे देते हो वी आर इन द डिस्प्यूट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। ऐसा प्रैक्टिकल में चलता ही है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ज्यादा है और आपका कंसीडरेशन कम है। कई बार कई सोसाइटी में ऐसा हो जाता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वो उसके रियल कंसीडरेशन से बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे कि
क्या आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन पे टैक्स भरोगे? आपको अमाउंट तो मिला ही नहीं है उतना। आप डिस्प्यूट खड़ा करोगे, डिस्प्यूट खड़ा करोगे तो असेसिंग ऑफिसर जाएगा, वैल्यूएशन ऑफिसर जो डिपार्टमेंट का अपॉइंटेड ऑफिसर होता है वो आएगा, वो वहां का वैल्यूएशन करेगा। देखो वो वैल्यूएशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम है तो उसने दिया हुआ वैल्यू है ना, दैट विल बी कंसीडर्ड। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से कम है तो वैल्यूएशन डिफर ही होता है, तो वही कंसीडर किया जाता है। नाउ देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी बोले प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आगे आएगी। मोटा कार है वो प्रॉपर्टी में काउंट ही नहीं होगा। जो वैल्यूएबल है बुलियन, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग, हाँ वो सब प्रॉपर्टी में काउंट हो रहा है। यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीगेट वर्ड आएगा मूवेबल में। एक बाइक दिया व्हाटएवर, मूवेबल चीज कोई भी दी आपने, फर्नीचर व्हाटएवर, मूवेबल चीज कोई भी दी आपने, आर्कियोलॉजिकल है, पेंटिंग है, वो दिया आपने, इस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कवर हो गया है। ऐसा मूवेबल चीज कुछ भी दिया है, जितनी चीज ड्यूरिंग द ईयर दिया है 1 2 3 4, तो सबका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तो फ्री में दिया है तो टोटल वो 50,000 से बढ़ रहा है तो टोटल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। इनएडेक्वेट कंसीडरेशन कम प्राइस में दिया है, ए मूवेबल चीज है उसमें 20,000 कम प्राइस है, बी में 15,000 कम है, सी में 30,000 कम है, तीनों को मिला के 50,000 देखना है। इमूवेबल में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देख रहे थे, मूवेबल में एग्रीगेट डिफरेंस ड्यूरिंग द पीरियड का आपको देखना है, वो 50,000 से बढ़ जाएगा तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। देखो यहाँ का जो प्रोविजन अभी हमने लर्न किया ना 56 to 10, वो प्रॉपर्टी को अप्लाई होगा, लेकिन कैपिटल एसेट की प्रॉपर्टी है तो आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। 56 to 10 है वो कैपिटल एसेट को अप्लाई होगा। आप उस चीज का परचेज सेल करते हो, आप डीलर हो, आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो यह प्रोविजन अप्लाई 56 to 10 नहीं होगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ द वर्ड गिफ्ट, मनी में 50,000 से ज्यादा मिला, विदाउट कंसिडरेशन मूवेबल है तो एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से बढ़ रहा है, इनएग्रीगेट कंसिडरेशन है तो भी एग्रीगेट 50,000 से बढ़ रहा है। और इमूवेबल में देखो कहीं एग्रीगेट वर्ड नहीं होगा, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देखना है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस पर प्रॉपर्टी 50,000 से बढ़ रहा है। अगेन इनएडेक्वेट प्रॉपर्टी, इनएडेक्वेट कंसिडरेशन, देखो 50,000 और 10% से ज्यादा डिफरेंस है तो ही गिफ्ट में माना जाएगा, और 20% रेसिडेंशियल अभी हम रिफर नहीं करते हैं, आगे हमने किया हुआ है। Most important, that is the sum of money or property received would be outside the ambit of 56 to 10। देखो कोई गिफ्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। रिलेटिव से कुछ मिला है तो गिफ्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। रिलेटिव क्या है वो आगे देखेंगे। इंडिविजुअल का स्पाउस है, इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर, स्पाउस का ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, इंडिविजुअल के लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पाउस ऑफ अबव मेंशन पर्सन। इसके लिए हम बोलते हैं ऑलवेज इंडिविजुअल के अंकल आंट वो कवर होंगे, लेकिन वाइफ के अंकल आंट वो यहाँ पे रिलेटिव में कवर नहीं होंगे, वो आपके ध्यान में लेना है। आगे डिटेल में देखेंगे। रिलेटिव सेकंड मैरिज के टाइम, जतिन फर्स्ट टाइम मैरिज कर रहा है और मैरिज के टाइम उसके सब सीए फ्रेंड है, वो 1-1 लाख का गिफ्ट लेके आ रहे हैं तो भी जतिन के हाथ में टैक्सेबल नहीं। क्यों? एट द टाइम ऑफ मैरिज एक ही दिन खुशी का होगा, तो वो मैरिज के टाइम का जो गिफ्ट मिला है although 50,000 से ज्यादा है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। इनहेरिटेंस में हाँ पेरेंट लिख के गए मेरे पास मेरे बेटे को ये मिलेगा, तो अंडर द व्हील है तो 50,000 से ज्यादा है तो भी यहाँ कवर नहीं होगा। डेथ के टाइम लिख के नहीं गए है लेकिन आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इसीलिए आपको मिल रहा है तो भी यहाँ गिफ्ट में कवर नहीं होगा। लोकल अथॉरिटी ने आपको कुछ ग्रांट सब्सिडी नेचर ऑफ गिफ्ट दिया हुआ है तो यहाँ गिफ्ट में कवर नहीं होगा। कोई यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूट को कुछ दिया गया है, उसी फंड में से आपको मिला है
लोकल अथॉरिटी से आपको मिला है कोविड की तरह, तो आपको जो मिला है वो गिफ्ट में कवर नहीं होगा। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है उससे आपको मिला है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से आपको मिला है कुछ। और ये जो जो ट्रांजेक्शन है जो ट्रांसफर की डेफिनेशन में कैपिटल गेन में कवर नहीं होंगे, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, वो सब भी यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना है। एंड ट्रस्ट है वो इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है। क्लास ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ये सब गिफ्ट की डेफिनेशन में एक्सक्लूड किया जाएगा और गिफ्ट में कवर नहीं होगा तो टैक्सेबल भी नहीं होगा। जिसको याद कर रहे थे आ गया, कोविड रिलेटेड इलनेस था, उसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके दिया हुआ है, तो गिफ्ट के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने विदाउट एनी लिमिट फैमिली के मेंबर के लिए डिसीज्ड पर्सन के फैमिली मेंबर को कुछ दिया हुआ है और किसी ने 10 लाख तक दिया हुआ है, तो गिफ्ट के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। कोविड की वजह से डेथ हुआ है तो 12 मंथ के अंदर मिला है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब किया है वो अमाउंट मिला है, तो गिफ्ट में कवर नहीं होगा। कैपिटल असेट लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो प्रॉपर्टी में आएगा। शेयर सिक्योरिटी आएगा, ज्वेलरी आएगा, आर्कियोलॉजिकल आएगा, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क, बुलियन, ये सब चीज प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन कार और ट्रक और बाइक और वो कुछ प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं फॉलो होगा। हमने रिलेटिव की डेफिनेशन अभी देखा था, डीवीएस एंड दिव्यता। दिव्यता है वो डीवीएस की रिलेशनशिप में स्पाउस है इसलिए रिलेटिव में है। डीवीएस के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव है, दिव्यता के ब्रदर सिस्टर भी डीवीएस के रिलेटिव है, और डीवीएस के पापा के भाई बहन वो भी रिलेटिव है। डीवीएस के लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, पिता के पिता के पिता, बेटे का बेटा, डिसेंडेंट यानी नीचे, असेंडेंट यानी ऊपर, वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा। स्पाउस इंडिविजुअल यानी दिव्यता, यानी डीवीएस के स्पाउस दिव्यता और दिव्यता के पेरेंट्स वो भी रिलेटिव में आएगा। एंड स्पाउस ऑफ द अबव मेंशन पर्सन यानी ब्रदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल है तो भाई आएगी तो भाभी भी आएगी, यानी अंकल आएगा तो आंटी भी आएगी, साला आएगा तो उसकी वाइफ भी आएगी रिलेटिव में। ऊपर जो लिस्ट दिया है उसकी स्पाउस है ना, वो सब रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले इंडिविजुअल की स्पाउस, बाद में इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर, इंडिविजुअल के स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, बाद में इंडिविजुअल के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर। यहाँ के स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर नहीं है, इसीलिए इंडिविजुअल के अंकल आएंगे लेकिन स्पाउस के अंकल नहीं आएंगे। हमारे असेंडेंट डिसेंडेंट, स्पाउस के असेंडेंट डिसेंडेंट, आगे दिए गए सब बंदे हैं उसके स्पाउस, वो सब रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। एचएफ का जो मेंबर है ना वो आपका रिलेटिव में आएगा, तो हर एक मेंबर के जो चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर हैं, जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं, वो भी आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगा। एचयूएफ इंडिविजुअल को कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, एचयूएफ में हर एक मेंबर का रिलेटिव वो एचयूएफ के लिए रिलेटिव माना जाएगा। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, प्ले स्टोर में तेजवान इंस्टीट्यूट